कहानी की शुरुआत में हमें एक टूटे-फूटे सेट को दिखाते हुए होता है। उस सेट के नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर भी ही हुआ है। साथ ही उस सेट के एक अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी से इंजर्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अभी-अभी किसी के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट किया है। तभी आसमान के ऊपर हम धुएं से बने एक डीमन को देखते हैं जो कि उस लड़के को कहने लगता है कि तुम एक साथ 5 एलिमेंट को कल्टीवेट कर सकते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा बॉडी पजेस करने के लिए परफेक्ट है। हालांकि वो लड़का देखने में काफी ज़्यादा ताकतवर था। वो चाहता तो उस डीमन को रोक सकता था लेकिन वो पहले ही इतना थक चुका था जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ही आसानी के साथ उसके बॉडी को पजेस कर लेता है, जिसकी वजह से वह लड़का कुछ नहीं कर पाता। अब दोस्तों हम इस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए और उसने 5 एलिमेंट्स को कल्टीवेशन करना कैसे स्टार्ट किया, इस बारे में जानने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना होगा। तो चलिए हैं फिर पास्ट में हम देखते हैं हमारे हीरो लिंग शाओ को जो कि जंगल से शिकार करते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे गैंग को काटते हुए एक एल्डर लेडी दिखाई देती है जो कि लिंग शाओ को देखकर काफी खुश हुए कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। हालांकि लिंग शाओ अपने आंट को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन उसकी आंट उसे मना कर देती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें और भी ज्यादा पैसे बचा कर रखने होंगे ताकि तुम आगे चलकर शादी कर सकूं। फिर लिंग शाओ पूछता है कि आखिर डान यू इस जंगल में शिकार करने के लिए क्यों नहीं आया। तब वह लेडी बताती है कि असल में हमारे गांव में एक इमोर्टल आया हुआ है जो कि आपने डिसाइपल्स चुन रहा है। इस बात को सुनने के बाद लिंग शाओ थोड़ा हैरान होकर सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कई सारे इमोर्टल्स भी सच में होते हैं। दूसरी तरफ हम गांव के बीच बीच गांव के एल्डर और एक इमोर्टल मास्टर को देखते हैं। यहाँ पर वह इमोर्टल गांव के कुछ बच्चों के साथ एक रिचुअल कर रहा था। वो इस क्रिस्टल के मदद से उनके स्पिरिचुअल रूट्स को जगाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उनमें से किसी अच्छे खासे डिसाइपल्स को चुन सके। लेकिन काफी देर तक इस रिचुअल को करने के बाद भी उसे कोई भी डिसाइपल नहीं मिलता। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों के पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट था ही नहीं। तभी उन दोनों ही एल्डर्स के बातों के बीच लिंग शाओ आ जाता है। लिंग शाओ भी आने के बाद उस इमोर्टल मास्टर को ग्रीट करता है, जिसके बाद लिंग शाओ का ब्रदर उसे कहता है कि वो भी आकर अपने स्पिरिचुअल रूट्स को चेक करे। हालांकि लिंग शाओ इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था लेकिन अपने भाई के जबरदस्ती करने की वजह से वो इस बात को मान जाता है। लिंग शाओ आकर अपने हाथ को उस क्रिस्टल के ऊपर रखता है। उसके रखते ही अचानक उस क्रिस्टल में लाइट चमकने लगता है। देखते ही देखते वो लाइट थोड़ा काफी तेज हो रहा था। ये देखकर गांव का एल्डर समझ जाता है कि लिंग शाओ के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश होते हैं। लेकिन इमोर्टल एल्डर थोड़ा उदास होते हुए कहने लगता है कि हालांकि इसके पास इमोर्टल रूट्स तो हैं लेकिन ये काफी ज्यादा वीक है और इसी वजह से इतने खास भी नहीं। फिर वो आगे और एक बच्चे को बुलाता है जो कि असल में लिंग शाओ का ब्रदर होता है। वह लड़का जैसे ही अपने हाथ को उस क्रिस्टल के ऊपर रखता है उसमें से थंडर पावर निकलने लगता है। ये देखकर इमोर्टल मास्टर, जिसका नाम मास्टर जेंग था, वो काफी खुश हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस बच्चे के पास इमोर्टल थंडर पावर है। हालांकि वो कमजोर है लेकिन अगर इसे वो अच्छे तरह से कल्टीवेट करे तो ये एक दिन एक इमोर्टल कल्टीवेटर बन सकता है और इसका थंडर पावर भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो सकता है। जिसके बाद मास्टर जेंग जल्दी से उस लड़के, जिसका नाम वान जून होता है, वो जल्दी से उसे अपना डिसाइपल बना लेता है क्योंकि आखिरकार कोई भी इमोर्टल मास्टर इस टैलेंटेड डिसाइपल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद इमोर्टल मास्टर अपने उस सेलेस्टियल क्रिस्टल को अपने पास वापस लेता है। ये देखकर एल्डर और लिंग शाओ दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर लिंग शाओ के मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद था कि वो भी आगे चलकर इमोर्टल कल्टीवेटर बन सकता है। जिसके बाद मास्टर जेंग अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करके उसे काफी बड़ा कर लेता है और फिर जल्दी से वान जून और लिंग शा को कहता है कि आ जाओ, बैठ जाओ। जिसके बाद मास्टर जेंग अपने स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर उन दोनों को ही अपने सेट की तरफ काफी तेजी के साथ निकल जाते हैं। मास्टर जेंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने सेट में पहुंचना चाहता था लेकिन तभी अचानक वान जून काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि मास्टर, क्या मैं भी आपकी तरह स्वॉर्ड में इस तरह से फ्लाई कर सकता हूँ और कल्टीवेशन करने के बाद अपने परिवार के पास आ सकता हूँ। लिंग शाओ भी काफी खुश होकर कहने लगता है कि हाँ, हम दोनों ही इस स्वॉर्ड में फ्लाई करेंगे। लेकिन तभी मास्टर जेंग थोड़े हैरान तो कहने लगते हैं कि वान जून एक टैलेंटेड लड़का है लेकिन लिंग शाओ तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो, क्योंकि मुझे जितना पता है तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स काफी ज्यादा कमजोर हैं और उसके हिसाब से तुम जिंदगी में कभी भी स्वॉर्ड में फ्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी लिंग शाओ थोड़े हैरान होकर कहने लगता है कि मास्टर जेंग, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हो? आखिरकार मैं स्वॉर्ड में फ्लाई
फ्लाई क्यों नहीं कर सकता? मास्टर ज़ैंग, तुम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो स्पिरिचुअल रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, और अगर तुम स्वॉर्ड में फ्लाई करना चाहते हो तो तुम्हें क्यू रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 5 तक पहुंचना होगा। तब जाकर तुम क्यू रिफाइनिंग स्टेज में पहुंचने के बाद स्वॉर्ड में फ्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए तुम कल्टीवेट ज़्यादा नहीं कर पाओगे। जिसके बाद मास्टर ज़ैंग उन दोनों को कल्टीवेशन लेवल के बारे में और भी आगे बढ़ाता है, जैसे कि वो बताता है कि रिफाइनिंग स्टेज के सारे लेवल को पार करने के बाद फाउंडेशन स्टेबलाइज लेवल आता है, जिसे कि पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन कोर, और उसके बाद आता है नेसेंट सोल कल्टीवेशन लेवल, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। फिर वो उन दोनों को ही चेतावनी देते हुए कहने लगता है कि सेट में जाने के बाद उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे बदतमीज डिसाइपल्स हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और वह उन दोनों को मारने से एक पल भी नहीं सोचेगा। हालांकि यहाँ पर मास्टर ज़ैंग लिंग शाओ को देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें सेट में किसी तरह का एक अच्छा जॉब दे दूंगा, फिर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ जाना। जिसके बाद कुछ ही देर में मास्टर ज़ैंग, वान जून और लिंग शाओ दोनों को लेकर अपने सेट में पहुंच जाता है। सेट में आने के बाद एक आदमी मास्टर ज़ैंग का तारीफ करके उसका स्वागत करता है। मास्टर ज़ैंग उस आदमी को देखते हुए कहने लगता है कि तुम लिंग शाओ को किसी अच्छे खासे काम पर लगा दो। वह आदमी बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर ज़ैंग को कहने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर ये लड़का आपके डिसाइपल का सबसे क्लोज फ्रेंड है तो मैं इसे एक अच्छा खासा जॉब दे दूंगा। इतना कहने के बाद मास्टर ज़ैंग अपने डिसाइपल यानी कि वान जून को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि लिंग शाओ को बहुत ही नीचे और कीड़ा समझते हुए देख रहा था। उसे लग रहा था कि लिंग शाओ जैसा लड़का सेट में शामिल होने के काबिल नहीं है। जिसके बाद वो आदमी लिंग शाओ की तरफ 3 टोकन फेंकते हुए कहने लगता है कि तुम इनमें से किसी एक मिशन को चुन सकती हूँ। लिंग शाओ उन तीनों ही टोकन्स को देखकर हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार इन तीनों टोकन्स में जो जगह है उनके पास क्या क्या काम होता है। वहाँ आदमी थोड़े घमंड और थोड़े इमोर्टल लहजे में बताने लगता है कि सबसे पहले आता है बीस्ट हॉल, जहाँ पर तुम्हें खतरनाक बीस्ट का ख्याल रखना होगा और उन्हें खाना देना होगा। उसके बाद आता है मेडिकल हॉल, जहाँ पर कई सारे मेडिकल पिल्स बनाए जाते हैं। अगर उनमें से एक मेडिकल पिल बहुत ही अच्छी तरह से काम कर जाए तो तुमने टेस्ट करके एकदम बहुत ही अच्छे खासे कल्टीवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी को पा सकते हो। और जो आदमी आखिरी बार बताता है कि तीसरा जो मिशन है उसे कहा जाता है माइनिंग खदान, यानी कि खदान में माइनिंग करना। हालांकि उस बंदे की बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिंग शाओ को मेडिसिन हॉल में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन लिंग शाओ बहुत ही समझदार होता है। वो समझ जाता है कि आदमी की बातें बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि अगर वो मेडिसिन हॉल में चला गया तो वहाँ पर उसे पॉइजन भी दिया जा सकता है, यानी कि वो एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट का कठपुतला बन जाएगा। इसी वजह से लिंग शाओ समझदारी दिखाते हुए उस आदमी से माइनिंग हॉल में जाने की परमिशन मांगता है। वह आदमी भी समझ जाता है कि लिंग शाओ कोई बेवकूफ लड़का नहीं बल्कि चालाक है। वो जल्दी से लिंग शाओ को लेकर माइनिंग यानी कि खदान में ले जाता है। जहाँ जाने के बाद वहाँ आदमी उसे खदान की रखवाली करने वाले आदमी के साथ लिंग शाओ का डील करने लगता है। वह लड़का जो कि देखने में एक इमोर्टल लग रहा था, वो जल्दी से उस आदमी को 3 स्पिरिचुअल स्टोन देता है। हालांकि उन तीनों स्पिरिचुअल स्टोन्स को पाने के बाद वहाँ आदमी नाराजगी दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम तो मुझे काफी ज्यादा कम स्पिरिचुअल स्टोन्स दे रही हो, जबकि दूसरा बंदा तो मुझे 5 स्पिरिचुअल स्टोन देता है। लेकिन वह लड़का कहने लगता है कि तुम इन कुछ महीनों से आदमियों को बहुत ही कम भेज रही हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच ये डील हो जाता है। फिर एक मोटा और हट्टा कट्टा आदमी लिन को उस खदान के अंदर ले जाते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो तो रूल के मुताबिक तुम्हें इस महीने पूरे 300 टोली खदान खनिज बाहर करने होंगे, ये हमारे यहाँ के नियम है। साथ ही साथ वो मोटा और हट्टा कट्टा आदमी लिन को काफी गुस्से से समझाते हुए कहने लगता है कि खदान के अंदर तुम्हें कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन भी मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें जमा कर देना होगा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें अपनी पास छिपाने की कोशिश की तो सामने जो जितनी ही सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं उनका हाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। फिर वो मोटा आदमी लिंग शाओ को एक कमरे में ले जाता है। वो चुपके से लिंग शाओ को एक कल्टीवेशन बुक देते हुए कहने लगता है कि आज तुम आराम करके इस कल्टीवेशन बुक को पढ़ सकते हो।
जिसके बाद लिंग शाओ भी पूरी रात लगाकर उस कल्टीवेशन बुक को पढ़ने लगता है। कई दिनों के बाद उस कल्टीवेशन बुक को पढ़ने और उसके टेक्निक्स को कॉपी करने के बाद भी लिंग शाओ को एक बात समझ में आता है। वहाँ बात ये था कि लिंग शाओ चाह कर भी काफी तेजी के साथ कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। अब लिंग शाओ को समझ में आ जाता है कि अगर उसने इसी धीरे स्थिति में कल्टीवेशन की तो उसे फर्स्ट लेवल को पार करने में ही 60 साल तक लग सकते हैं। साथ ही साथ लिंग शाओ को अब ये बात भी समझ में आ जाता है कि क्यों मास्टर जेंग ने उसे कहा था कि उसका कल्टीवेशन स्पीड काफी लो होगा और उसका स्पिरिचुअल रूट्स काफी तक कमजोर है। लेकिन फिलहाल लिंग शाओ फैसला करता है कि वो इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं सोचेगा, उसे जाकर अब बाहर काम करना है। फिर लिंग शाओ जल्दी से अपने सीनियर उस मोटे आदमी के पास चला जाता है, जहाँ पर वो मोटा आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे पास जो कुछ सामान है मेरे हवाले कर दूं। इस पर लिंग शाओ थोड़े डरते हुए कहने लगता है कि सीनियर, दरअसल मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब उस मोटे आदमी का नजर लिंग शाओ के लॉकेट के ऊपर पड़ता है जिसे कि उसने पहन रखा था। लेकिन लिंग शाओ से बताता है कि ये कोई खास ट्रेजर नहीं है, बल्कि उसके फैमिली ने ही उसे ये दिया था, ये बहुत ही बेकार है। जिस पर वो मोटा आदमी काफी गुस्सा होकर उस पेंडेंट को ही तोड़ देता है, क्योंकि उसे लिंग शाओ के पास से कुछ भी नहीं मिला था। जिसके बाद वो मोटा आदमी उस लॉकेट को तोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिंग शाओ अपने टूटे हुए लॉकेट को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके फैमिली का यह आखिरी निशान ही था। लेकिन तभी अचानक लिंग शाओ एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है। लिंग शाओ के सामने एक हेवनली डिवाइन आर्टिफैक्ट आ जाता है। उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखने के बाद लिंग शाओ समझ जाता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के मदद से वो हेवन के द्वारा बनाए गए हर एक चीज को रिफाइन करके स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। जिसकी वजह से अब लिंग शाओ काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो हर एक चीज को रिफाइन करके स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपने क्यों रिफाइनिंग के स्टेज को पार करेगा। जिसके बाद लिंग शाओ इस बात को वहीं पर रखकर अपने काम में निकल जाता है। खदान के अंदर जाने के बाद लिंग शाओ अपने वेपन की मदद से वहाँ के खदान में खुदाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो वेपन यानी कि औजार लिया था वो इतना ज़्यादा कमजोर था कि वो खदान को खोद ही नहीं पाता, जिसकी वजह से लिंग शाओ काफी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आकर लिंग शाओ को बताता है कि मुझे लगता है मेरे दोस्त तुम यहाँ पर नए आए हुए हो, तुम्हारे पास जो औजार है उसके मदद से तुम यहाँ पर माइनिंग कर नहीं पाओगे, तुम मेरे लिए हुए औजार को ट्राई करो। लिंग शाओ भी उसके औजार को लेकर खुदाई चालू करता है। उस औजार के मदद से लिंग शाओ बहुत ही आसानी के साथ माइनिंग कर पा रहा था। ये देखकर लिंग शाओ काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वही आदमी लिंग शाओ से कहता है कि अगर तुम मेरी इस औजार से काम करना चाहते हो तो उसके बदले में तुम्हारी कमाई का कुछ हिस्सा मुझे भी देना होगा। यहाँ पर लिंग शाओ की बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी लिंग शाओ के ज्यादातर हिस्से को अपने पास ही रखना चाहता था। हालांकि उसकी बातों को सुनने के बाद लिंग शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। इसी वजह से वो भी इसके लिए मान जाता है। उस आदमी के जाने के बाद लिंग शाओ दोबारा अपने काम में माइनिंग करना स्टार्ट करता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर हर कोई सिर्फ पैसे का ही लालच करता है और सभी उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में अचानक लिंग शाओ को याद आता है कि उसके पास एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तो इसका मतलब ये था कि वो इस माइनिंग के खदान का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है। लिंग शाओ जल्दी से उस खदान में से कुछ मिट्टी को अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफर करता है। देखते ही देखते उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट उस मिट्टी को दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वह स्पिरिचुअल एनर्जी डायरेक्टली सीधे लिंग शाओ के बॉडी में चला जाता है। अब इसके वजह से लिंग शाओ को अपने बॉडी में पावर महसूस होता है। वो काफी खुश होकर अपने काम को और भी तेजी के साथ करता है। इस बार लिन ने कई सारे माइनिंग को खोद निकाला था। फिर लिंग शाओ उन सारी ही मिट्टी को अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफर करता है। उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट भी उस मिट्टी को लेकर पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब लिंग शाओ वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। वो कुछ ही देर में सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लेता है, की वजह से उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे एहसास होता है कि उसके बॉडी में जो थकावट था अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके बॉडी में एक अलग ही तरह का एनर्जी आ चुका है और साथ ही लिंग शाओ काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब वो भी आगे चलकर इमोर्टल कल्टीवेशन कर सकता है। जिसके बाद लिंग शाओ दोबारा अपने काम में लग जाता है। वो कई एक पूरी रात लगातार खदान में काम करके अपने कई सारे टास्क को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो अपने गाड़ी को लेकर सीधे अपने सीनियर के पास आकर ऐसा दिखाता है जैसे कि वो पूरी रात काम करके काफी थक चुका
चुका है। बताता है कि वो और ज्यादा काम नहीं कर सकता। इस पर उसका सीनियर कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने एक ही रात में कम से कम 18 गाड़ियों को भरकर वापस किया है। सच में तुमने बहुत काम किया, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। यहाँ पर लिंग शाओ भी खुश होकर जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन साथ ही खदान का असली मालिक भी ये बात समझ जाता है कि लिंग शाओ एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसके मदद से वो लोग और भी अच्छे से माइनिंग कर सकते हैं। इसी वजह से वो अपने चेले को ऑर्डर देता है कि वो लिंग शाओ का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि आगे चलकर लिंग शाओ उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है। दूसरी तरफ हम लिंग शाओ को देखते हैं, जो कि मजे से खाना खा रहा था। उसका सीनियर उसका बहुत ही ख्याल रख रहा था। ये बात भी लिंग शाओ समझ जाता है। लेकिन साथ ही लिंग शाओ यहाँ पर अपने खाने के का इस्तेमाल करके उसे भी स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद तो लिंग शाओ के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो समझ जाता है कि वो हर एक चीज का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। फिर अगले कुछ दिन आराम करने के बाद लिंग शाओ दोबारा अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर लिंग शाओ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मैं हर दिन अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ा पा रहा हूँ। अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी क्यों रिफाइनिंग के हर एक स्टेज को पार कर लूंगा। लेकिन तभी अचानक कुछ ही देर में वहाँ पर और एक हट्टा कट्टा और ताकतवर आदमी आ जाता है, जो कि लिंग शाओ को देखते हुए कहने लगता है कि हे लड़के, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर नए आए हुए हो, और इसके अलावा मैंने ये बात भी सुना है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे खासे काम करके पैसे भी कमा लिए। तुम्हें अपने पैसे में से कुछ हिस्सा मुझे भी देना होगा और उसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इस पर लिंग शाओ काफी गुस्सा और कहने लगता है कि आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे किसी के भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से कोई। लेकिन लिंग शाओ के बातों को सुनने के बाद वो आदमी काफी गुस्सा से कहने लगता है कि लड़के, मैंने तुम्हें जैसा कहा तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैसों में से कुछ हिस्सा मुझे भी देना। अब लिंग शाओ को भी उसकी बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखते हुए कहने लगता है कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे पीछे कोई है। इस बात को सुनने के बाद वो हट्टा कट्टा आदमी पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी अचानक लिंग शाओ अपने हाथ में पकड़े हुए औजार का इस्तेमाल करके उसके पीछे से ही उस आदमी के ऊपर हमला करता है, और अपने एक ही हमले से ही उस आदमी को वहीं पर मार डालता है। लेकिन लिंग शाओ को सबसे पहले ये लगा था कि यह आदमी जितना था हट्टा कट्टा था, उसके हिसाब से आदमी काफी ताकतवर होगा, लेकिन ये तो लिंग के एक ही अटैक से मारा गया। जिसके बाद लिंग शाओ जल्दी से उस आदमी के बॉडी को अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के स्पेस में भेज देता है, क्योंकि वहाँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को भी पता चल सके। दूसरी तरफ उस आदमी के बॉडी को देखते हैं, वहाँ डिवाइन आर्टिफैक्ट उसके बॉडी को भी कंज्यूम करके स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस आदमी के अंदर से 3 तरह के अलग अलग कोर्स निकलते हैं। ये देखकर लिंग शाओ भी काफी हैरान था। लिंग शाओ भी जल्दी से उस स्पेस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर लिंग शाओ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कोर्स क्या है। तभी उनमें से एक कोर फटकर सीधे लिंग शाओ के बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ही वहाँ ग्रीन एनर्जी लिंग शाओ के बॉडी के अंदर जाता है, लिंग शाओ कुछ ही पल में समझ जाता है कि असल में ये एक सोल पावर है। दूसरी तरफ उसे गोल्डन कलर का कोर भी दिखाई देता है। वो कोर भी जल्दी से लिंग शाओ के बॉडी के अंदर चला जाता है। लिंग शाओ के बॉडी के अंदर जाने के बाद लिंग शाओ को अपने बॉडी के अंदर एक अलग ही तरह के पावर्स महसूस होते हैं। ये देखकर लिंग शाओ कहता है कि अरे ये तो फायर एट्रीब्यूट्स है, मुझे तो लगा था कि मेरे पास किसी भी तरह का स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, लेकिन लगता है कि अब मेरे पास एक नया एट्रीब्यूट्स आ चुका है। लगता है कि अगर मैं किसी के भी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसे अपने लिए एट्रीब्यूट्स की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब तो ये है कि अब मैं किसी भी तरह के एट्रीब्यूट्स को हासिल करके उसे रिफाइन करके उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही साथ अब लिंग शाओ तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। वो समझ जाता है कि वो अपने फायर एट्रीब्यूट्स को और भी लेवल अप करके उसे इंक्रीज कर सकता है, और इसके अलावा वो आगे चलकर फाउंडेशन स्टेबलाइज कर, जिसके बाद लिंग शाओ दोबारा अपने काम में वापस आ जाता है। यहाँ पर लिंग शाओ फैसला करता है कि वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसके बाद वो अपने सीनियर को भी मौका देखकर मार डालेगा, जो कि उसके हिस्से के कई सारे पैसे खा लेता है। लेकिन तभी अचानक लिंग शाओ जैसे ही अपनी खदान को स्टार्ट करता है, तभी अचानक वो देखता है कि उसके अंदर से तो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल क्रिस्टल निकला है। लिंग शाओ ये देखकर जल्दी से स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट में ट्रांसफर करता है। लिंग शाओ देखता है कि उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट ने उस स्पिरिचुअल स्टोन को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस स्पिरिचुअल स्टोन से मेरे पावर्स इतने तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। लगता है कि इस खदान में और भी कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन हैं। फिर लिंग शाओ और भी खदान को खोदना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे लिंग शाओ के पास कई सारे क्रिस्टल
आते ही जा रही थी और उनसे स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्ट करके अपने बॉडी में ट्रांसफर करता ही जा रहा था। लगातार लिंग शाओ कई दिन और रात तक उस खदान को ही खोदता जा रहा था, जिसमें कि उसे कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिले थे। वो उनके मदद से बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू भी कर लेता है और यहाँ पर लिंग शाओ पहली बार अपने क्यू रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल को पार कर लेता है, जिसकी वजह से लिंग शाओ को अपनी बॉडी में एक अलग ही तरह का एनर्जी महसूस हो रहा था। लिंग शाओ समझ जाता है कि उसे क्रिस्टल पाने के बाद को सबसे छिपा कर रखना होगा, लेकिन साथ ही लिंग शाओ फैसला करता है कि एक छोटा सा स्पिरिचुअल क्रिस्टल वो अपने सीनियर को भी देगा, ताकि वो उसके काम में किसी भी तरह का दखल ना दे। दूसरी तरफ खदान के बाहर हम सीनियर डिसाइपल को देखते हैं, जो कि एक आदमी को बहुत ही बुल जैसे डांट रहा था। तुमने कई दिन लगा दिए, लेकिन फिर भी तुम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। फिर वो मोटा आदमी अपने साथी को कहता है कि उसे ले जाकर सजा दे। कुछ ही देर बाद लिंग शाओ भी वहाँ पर आ जाता है। लिंग शाओ को देखकर उस सीनियर डिसाइपल गुस्सा हुए कहने लगता है कि इस बार तुमने भी अपने मिशन को ठीक से कंप्लीट नहीं की। क्या तुम हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो? और ऐसा है तो तुम उस आदमी को देख सकते हो जिसे कि अभी भी वो सजा दिया जा रहा है। हो सकता है कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल उस आदमी के जैसा ही हो जाए। लिंग शाओ भी बेबस होकर उस आदमी को देखता ही जा रहा था, जिसे कि बहुत ही दर्द तो हो रहा था, लेकिन लिंग शाओ इसमें कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद लिंग शाओ जल्दी से अपने सीनियर को वही छोटा सा क्रिस्टल निकाल कर देता है, जिसे देखने के बाद उस सीनियर के आंखों में एकदम चमक आ जाता है। वो लिंग शाओ को कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल तो है, इसका मतलब तुम अपने काम को कंप्लीट कर चुके हो, तुम 1 महीने के लिए आराम कर सकती हो। जिसके बाद लिंग शाओ जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपने बच्चे पूछे हुए स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, जिसे कि उसने छोटे छोटे स्पिरिट क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया था। अपने पैसे को देखने के बाद लिंग शाओ ये सोच रहा था कि उसे बाहर जाकर मार्केट से किसी भी तरह के सीक्रेट टेक्निक्स को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस सेट में जो टेक्निक्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा बेकार थे। इसलिए लिंग शाओ बिना किसी देरी के जल्दी से सेट के बाहर मार्केट में चला जाता है। के बाद लिंग शाओ मार्केट के बाहर जाने के बाद सबसे पहले अपने लिबास को बदलता है, क्योंकि उसे अपने असली पहचान भी तो छिपाना था। क्योंकि अगर सेट को किसी ने भी उसे पहचान लिया तब वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अपने लिबास को बदलने के बाद लिंग शाओ पूरे मार्केट के अंदर अपने लिए किसी टेक्निक्स को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पर्सन का आवाज सुनाई देता है, जो कि एक पपेट को बेच रहा था। उस पपेट के बारे में जानने के बाद लिंग शाओ को ये बात भी पता चलता है कि असल में इस पपेट को जिसने बनाया था वो पहले डिमोनिक आर्ट का कल्टीवेशन किया करता था। साथ ही वहाँ पर 2 और लड़का और एक लड़की को देखते हैं। एक लड़की अपने ब्रदर से पूछ रही थी कि सीनियर, आखिरकार ये बंदा इस तरह के पपेट को यहाँ पर कैसे बेच सकता है, जबकि उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि दरअसल ये पपेट एक डिमोनिक आर्ट से बनाया गया है और अगर इसे कोई खरीद लेता है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लिंग शाओ को ये बात पता चल जाता है कि ये डिमोनिक आर्ट पपेट काफी ज्यादा कीमती है। फिर लिन फैसला करता है कि मुझे यह पपेट लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा कीमती है कि ये मेरे किसी काम का नहीं। फिर लिन दूसरी साइड चला जाता है। कुछ देर और मार्केट के अंदर जाने के बाद उसे एक आदमी मेथड बेचते हुए दिखाई देता है, जो कि नए नए टेक्निक्स को बेच रहा था। लिन उसके पास जाकर उसके टेक्निक्स के बारे में पूछता है। तब लिंग शाओ को पता चलता है कि उसके टेक्निक्स काफी कम प्राइस में मिलते हैं, जिन्हें सुनने के बाद लिंग शाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन वो आदमी शांत रहकर लिंग शाओ को बताता है कि मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे हो कि आखिरकार ये मेथड इतने ज्यादा कम प्राइस में कैसे मिल सकता है। दरअसल ये जो टेक्निक्स है ये काफी लो ग्रेड्स के हैं, इसी वजह से मैं इन्हें इतने कम दामों में बेच रहा हूँ। जिसके बाद लिन फैसला करता है कि वो एक साथ 3 हाई लेवल के कल्टीवेशन बुक्स को खरीदेगा। लेकिन जब वो ये बात उस आदमी को बताता है तो वो आदमी उसके प्राइस को कुछ ज्यादा ही बताता है। लिंग शाओ कहता है कि नहीं, मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं देने वाले। लिंग शाओ उसे 15 स्पेशल स्टोन्स देने के लिए बोलता है। बिना बात के वो आदमी भी उसके ऑफर को मान जाता है। लिंग शाओ को ये लगता है कि शायद ये 15 स्पेशल स्टोन्स भी ज्यादा है, लेकिन अब लिंग शाओ भी अपने बातों से मुकर नहीं सकता था। उसे ना चाहते हुए भी अपने स्पेशल स्टोन देने के बाद उन तीनों बुक्स को लेना ही पड़ता है। लेकिन रास्ते के जाने के दौरान लिंग शाओ को और एक बंदा दिखाई देता है, जो कि एंशिएंट मैजिकल वेपन्स और आर्टिफैक्ट को बेच रहा था। उन्हें देखने के बाद लिंग शाओ कहता है कि मुझे इन आर्टिफैक्ट को ले लेना चाहिए, क्योंकि आखिरकार
आखिरकार मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट भी तो इन्हें रिफाइन कर सकता है और हो सकता है कि फ्यूचर में यही डिवाइन वेपन्स मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित हो। तभी वहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं जो कि दुकानदार को तारीफ करने के बजाय उल्टा उसे ही कह रहे थे कि इसके डिवाइन आर्टिफैक्ट बेकार है और ये बहुत ही ज्यादा पैसे भी लेता है। इस पर दुकानदार गुस्सा तो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को मेरा डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं खरीदना तो तुम मेरी बदनामी भी मत करो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद लिंग शाओ कहता है कि सीनियर, मैं इन सारे ही आपके आर्टिफैक्ट के 5 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। इस पर वो बंदा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब वो हिसाब लगाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा है और वो लिंग शाओ को सारे वेपन देने के लिए मान जाता है। उस बंदे की मुस्कुराहट को देखकर लिंग शाओ का चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार भी उसने कुछ ज्यादा ही स्पिरिचुअल स्टोन दे दिए, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो चुपचाप उन सारे ही वेपन्स को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम लिंग शाओ को उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर देखते हैं, जहां पर एनसेन के कई सारे आर्टिफैक्ट को लिंग शाओ ने खरीद लिया था। फिर वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से इन सभी चीजों को रिफाइन। लिंग शाओ के ऑर्डर को पाने के बाद वह डिवाइन आर्टिफैक्ट अपने काम को करना स्टार्ट करता है। वो काफी तेजी के साथ उन सारे ही डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर देता है। जिसके बाद लिंग शाओ उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के रिफाइन किए हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी में ट्रांसफर करता है। उसके बॉडी में जाने के बाद अचानक ही लिंग शाओ को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका ब्लड अब पूरी तरह से बदल गया है। देखते ही देखते लिंग शाओ को अपने बॉडी में एक और ही अलग तरह के एट्रीब्यूट्स महसूस होते हैं। लिंग शाओ देखता है कि उसका एक हाथ गोल्डन कलर का बन चुका है। अब उसके पास गोल्डन कोर और फायर एट्रीब्यूट्स है, जिसकी वजह से लिंग शाओ काफी खुश हो जाता है। हालांकि लिंग शाओ को ये बात भी पता था कि उसका ये गोल्डन कोर और फायर कोर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उसे इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर लिंग शाओ जल्दी से अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के स्पेस से बाहर आने के बाद अपने टेक्निक्स को बाहर परफॉर्म करने लगता है, जहां पर लिंग शाओ सबसे पहले अपने वेपन से उन खदान को माइनिंग कर रहा था, लेकिन अब वो अपने एक ही अटैक से ही एक खदान के अंदर बहुत ही बड़ा छेद कर देता है। लिंग शाओ कहता है कि अब मेरे पास एक और एट्रीब्यूट्स आ चुका है, साथ ही साथ उस सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे पावर्स इंक्रीज हो चुके हैं और मैं अपने फायर टेक्निक्स और विंड टेक्निक्स को भी मास्टर कर चुका हूं। जिसके बाद लिंग शाओ दोबारा अपने औजार को लेकर माइनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से लिंग शाओ का ये दिन चलता ही जा रहा था, जहां वो रात को माइनिंग करता था और जब उसके पास टाइम बचता तो वो अपने लिए कल्टीवेशन करता। लेकिन माइनिंग करने के साथ साथ लिंग शाओ ने बहुत ही ज्यादा माइनिंग कर रखा था, जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे कि उन लोगों को लास्ट महीने से इस महीने बहुत ही ज्यादा अंदर जाना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि उन सभी के जगहों के अंदर कोई और भी आकर माइनिंग कर रहा है। उन सभी के बीच लिंग शाओ भी था, जो कि असल में उन सभी की जगहों में जाकर माइनिंग करके अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर रहा था। लिंग शाओ समझ जाता है कि उसे थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो इन सभी को शक हो जाएगा कि उनके एरियाज में जाकर माइनिंग कर रहा है। लेकिन तभी अचानक अंदर उससे वही मोटा हट्टा काटा सीनियर बंदा आ जाता है, जो कि सीधे लिंग शाओ को ही ढूंढ रहा था। उसके बातों को सुनने के बाद लिंग शाओ का तो जान ही सूख जाता है। उसे लगता है कि शायद इन्हें उसके बारे में पता चल गया। लिंग शाओ कहता है कि सीनियर आखिरकार क्या बात है। तब वो आदमी बताता है कि तुम्हारा एक ब्रदर भी है ना, वो तुम्हें ढूंढने आया था। इस पर लिंग शाओ थोड़ा हैरान तो कहने लगता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ। तब वो सीनियर मोटा आदमी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका मास्टर अब फाउंडेशन स्टेबलाइज तक पहुंच चुका है और इसके अलावा तुम्हारे ब्रदर को भी प्रमोट करके इनर सेक्ट में ज्वाइन होने को दे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैनेजर वो आया था ताकि तुम्हारे पोजीशन को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। जिसके बाद लिंग शाओ जल्दी से अपने सीनियर ब्रदर के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे चीफ वो मिलता है। चीफ वो तो सबसे पहले लिंग शाओ का तारीफ कर रहा था कि वो बहुत ही कम दिनों में यहाँ अच्छे खासे प्रमोशन में पहुंच चुका है। और इसके अलावा मैं ये बात जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो इसलिए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये टास्क तुम्हें सौंप सकता हूँ। लिंग शाओ कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ चीफ वो कि आखिरकार आप किस टास्क के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन चीफ वो ये बात उसे बताता है कि उसे रास्ते में ये बात बता देगा। उसके बाद को सुनने के बाद लिंग शाओ भी चीफ वो के साथ चला जाता है। रास्ते में चीफ उसे बताता है कि एक मास्टर लू नाम का मास्टर है, जो कि अपने लिए कुछ डिसाइपल्स को चुनने की बातें कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें ही उन्हें उनके पास डिसाइपल्स के रूप में भेज दूं। लेकिन हालांकि यहाँ पर लिंग शाओ को उसके बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो उसके पास ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था आगे बढ़ने का, जिसके
इसके बाद चीफ वो जल्दी से मास्टर लू के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। वहाँ आदमी भी चीफ वो और लिंग शाओ को देखकर काफी खुश हो गया था। चीफ वो बताता है कि लिंग शाओ एक टैलेंटेड लड़का है जो कि मेडिसिन के हर एक एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत ज्यादा माहिर होगा। लेकिन उनके बातों के बीच अचानक ही घर का दरवाजा एक धमाके के साथ फट जाता है और उसके अंदर से असली मास्टर लू बाहर आते हैं, जो कि थोड़े गुस्से मिजाज के लग रहे थे। वो चीफ वू को देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। मास्टर लू को देखने के बाद तो चीफ वू थोड़े डरते हुए कहने लगता है कि मास्टर लू, मैं आपके लिए एक डिसाइपल को लेकर आया हूँ जो कि आपके हर एक ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करेगा। लेकिन फिर भी मास्टर लू थोड़ी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे इसे बेकार लड़के जैसे नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मुझे एक असली डिसाइपल की जरूरत है, तुम तो मुझे बेकार से लड़की को लाकर दे रही हूँ। लेकिन फिर भी चीफ उसे किसी तरह से मना लेते हैं। के बाद वहाँ असिस्टेंट लिंग शाओ को समझाता है कि मास्टर लू थोड़े से गुस्से वाले मिजाज के हैं, लेकिन वो बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। तब लिंग शाओ कहता है कि तो फिर मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे क्या क्या काम करना होगा। असिस्टेंट बताता है कि उसे दरअसल यहाँ के मेडिसिन और हर एक चीज को अच्छे से देखभाल करना होगा। लेकिन फिर अचानक वो असिस्टेंट बताता है कि कुछ दिन पहले उस बंदे के बात को सुनने के बाद लिंग शाओ को समझ में आ जाता है कि चीफ वो ने उसे दोबारा यहाँ पर बेच दिया है। जिसके बाद वहाँ असिस्टेंट लिंग शाओ को एक पिल का बोतल देते हुए कहने लगता है इस पिल के अंदर कुछ पिल्स हैं जिसे कि मास्टर लू ने 3 महीने पहले ही बनाया था, इसे वो जाकर बेच सकता है। लिंग शाओ कहता है कि लेकिन आप इसे ऐसे ही क्यों बेचना चाहते हो? अगर ये पिल इतने ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई डिसाइपल से ले ले तो क्या इसके लिए पॉइजन साबित नहीं होगा? असिस्टेंट बताता है कि नहीं, अगर हाई लेवल का कल्टीवेटर इन पिल्स को ले तो उसके लिए पॉइजन का काम नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक लिंग शाओ सोचता है कि हो सकता है कि ये पिल जो कि जिसे कि पॉइजन माना जा रहा है वो अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से रिफाइन करके नॉर्मल पिल में बना सके। फिर वो एक बार उस असिस्टेंट से पूछता है कि वो इन पिल्स को खुद बेचने के लिए क्यों नहीं जा रहा। लेकिन वहाँ असिस्टेंट से बताता है कि वह इन पिल्स को खुद बेचने नहीं जा सकता क्योंकि कई सारे डिसाइपल से जानते हैं और इससे उसकी बदनामी भी हो सकता है। फिर वो असिस्टेंट लिंग शाओ को बताता है कि कमरे के अंदर उसके कपड़े रखे गए हैं, वो उन्हें चेंज कर सकता है। लिंग शाओ भी उसके बातों को फॉलो करते हुए सबसे पहले जाकर अपने कपड़े को चेंज करता है, फिर उन दिए हुए पिल्स के बारे में सोचता है। लेकिन फिर जल्दी से लिंग शाओ अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से उन सारे ही पॉइजन्स वाले पिल्स को रिफाइन कर लेता है, जिनका कलर पहले काला था लेकिन अब अलग अलग तरह के कलर में कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि वो रिफाइन होकर एक अच्छे पिल में कन्वर्ट हो चुके थे। ये देखने के बाद लिंग शाओ को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, साथ ही साथ वो काफी खुश होता है कि उसने इन पिल को रिफाइन कर लिया है।